एक बार नेपोलियन बोनापार्ट ने अपनी सेना से कहा था, मैं आपके आगे चलूं, हो सकता है मैं सफल नेतृत्व ना कर पाऊं। मैं आपके पीछे चलूं, हो सकता है सही अनुसरण ना कर पाऊं। इसीलिए हम सब साथ चलते हैं। आज नेपोलियन का ये कथन इसलिए याद आया कि भारत में अगले साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है और उसके बाद 2024 का लोकसभा चुनाव। तो अभी से यहाँ विपक्षी खेमे में नेतृत्व को लेकर जूतम पैजार शुरू हो चुकी है। पर यहाँ नेपोलियन नहीं है, यहाँ तो सभी प्रमुख विपक्षी दल के नेता नेतृत्व करने के लिए एक दूसरे को घसीट घसीट कर अपने पीछे करने में जुटे हुए हैं। एक कहता है मैं प्रधानमंत्री, दूसरा कहता है चल हट मैं प्रधानमंत्री। नमस्कार दोस्तों, रंग दे बसंती देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं राजीव चौधरी। अभी तक जब जब देश में चुनाव आते थे तो चुनाव से पहले एक फोटो आया करती थी जिसमें 15-20 अलग अलग पार्टियों के नेता एक दूसरे का हाथ पकड़कर ऊपर उठाए दिखते थे। तब इसे तीसरा मोर्चा कहा जाता था, यानी सत्ता और प्रमुख विपक्षी दल से अलग राजनीतिक लोग मिलकर इन दोनों के खिलाफ एक तीसरा मोर्चा बनाते थे। पर अब ऐसा नहीं है। पहली बार आने वाले चुनाव में तीसरा मोर्चा तो दूर की बात विपक्षी नहीं है, विपक्ष बनने के लिए ही लट्ठम लट्ठा हो रही है। कांग्रेस कह रही है हम विपक्षी पार्टी है, तो तृणमूल कांग्रेस कह रही है अपनी औकात देखो तब बोलो विपक्षी पार्टी हम है। इसके अलावा सपा बसपा समेत सबके अपने अपने राग हैं। यानी सत्ता के सामने विपक्ष के पास कोई संगठित राजनीतिक दल नहीं है। उस अवस्था में जहां चुनाव आयोग के राजनीतिक दलों के आंकड़ों के मुताबिक भारत में कुल 2293 राजनीतिक दल है और क्षेत्रीय पार्टियां हैं। सभी पार्टियों में लाखों की संख्या में नेतागण भी है। वो नेतागण जिनके चुनाव के समय पंपलेट और बैनर पर लिखा होता है कर्मठ जुझारू ईमानदार युवा जनप्रिय नेता, इनको वोट देकर सफल बनाएं, इनकी सफलता आपकी अपनी सफलता होगी। अब कमाल देखिए, इन कर्मठ जुझारू नेताओं को आज सत्ता के लिए नहीं बल्कि विपक्ष बनने के लिए एक दूसरे से लड़ते हुए देखा जा सकता है। इस लट्ठम लट्ठा में ममता बनर्जी विपक्ष होने का दावा सबसे मुखर होकर ठोक रही है। मुकुल संगमा कांग्रेस पार्टी छोड़कर टीएमसी में चले गए, जैसे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस विधायक आदित्य सिंह बीजेपी में चली गई। यानी चुनाव आ रहे हैं, जिसे जहां अच्छा लगा निकल लिया। आदित्य सिंह तो अकेले बीजेपी में गई, मुकुल संगमा तो दर्जन भर की टीम लेकर ममता बनर्जी के पास पहुंच गए, वो भी उस मेघालय राज्य में जहां अभी तक तृणमूल कांग्रेस एंट्री पॉइंट के लिए भी तरस रही थी। वहां संगमा ने तो एक झटके में रातों रात उसे मुख्य विपक्षी पार्टी बना दिया। दूसरा, कीर्ति आजाद, सुब्रमण्यम स्वामी जैसे कई बड़े नाम सुनने में आ रहे हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये सब भी टीएमसी में जाने वाले हैं या चले गए। ऐसे में एक सवाल ये खड़ा हो जाता है, क्या आगे आने वाले चुनाव में बीजेपी के सामने कांग्रेस की बजाय तृणमूल कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी होगी और ममता बनर्जी प्रधानमंत्री पद की दावेदार? हालांकि ये सवाल भले ही मीडिया में चल रहा हो, इसे लेकर बहस और चर्चाओं का दौर हो, लेकिन फिलहाल ये एक ऐसा सवाल है कि बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा। क्योंकि भले ही ममता बनर्जी अपनी तृणमूल को लेकर मुख्य विपक्षी पार्टी होने के लाख दावे ठोक रही हो, लेकिन अभी भी उसे बंगाल के बाहर लोगों ने सिर्फ टीवी पर देखा है। जनाधार तो दूर की बात, ममता के पास उत्तर भारत के कई राज्यों में उम्मीदवार भी नहीं है। जबकि भले ही आज कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर में गुजर रही हो, लेकिन अभी भी देश में 200 से ज़्यादा ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी और कांग्रेस अभी भी आमने सामने होते हैं। ऐसे में बंगाल की मात्र कुछ सीटों पर बीजेपी से टकराने वाली ममता क्या देश भर में बीजेपी का सामना कर पाएगी? ऐसे में कुछ लोग दावा ठोक सकते हैं कि ममता के नेतृत्व में अलग अलग राज्यों की क्षेत्रीय पार्टियां साथ होगी। मसलन बीजेपी और कांग्रेस के अलावा एक तीसरा दल, जिसे राजनीति की भाषा में तीसरा मोर्चा कहा जाता है। अगर ऐसे में छोटे छोटे दल यानी 2293 पार्टियों में से अनेकों पार्टियां जुड़कर एक तीसरा मोर्चा खड़ा भी कर लेते हैं, तो क्या वो कामयाब होगा? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा भारत के राजनीतिक इतिहास से गुजरना पड़ेगा। हालांकि जब तक नेहरू थे तब तक तीसरा मोर्चा नहीं बनने लगा था। हाँ, इंदिरा गांधी का उदय हुआ और बदलाव विरोधी ताकतें कांग्रेस के भीतर जन्म लेने लगी, तब सामने आई जनता पार्टी, जिसे इंदिरा गांधी की तानाशाही के खतरे से बचाने के लिए याद किया जाता है। जनता पार्टी का नारा था, देश में सांप्रदायिकता और साम्राज्यवाद बढ़ रहा है, हम इसे खत्म करेंगे। सांप्रदायिकता और साम्राज्यवाद शब्द का आविष्कार भारत की वामपंथी पार्टियों ने किया था। यानी आज़ादी के बाद देश में एकमात्र मोर्चा था कांग्रेस का, लेकिन साल 1977 में बनी मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार को हम दूसरा मोर्चा नाम दे सकते हैं। ये जेपी आंदोलन के कारण गैर कांग्रेसवाद की बुनियाद पर खड़ी जनसंघ यानी बीजेपी समर्थित पहली सरकार थी। इसके बाद फिर सत्ता में कांग्रेस आ गई। ऐसा होते होते साल 1989 आ गया।
तब अचानक लोगों को एक नए गठबंधन का पता चला जिसका नाम था तीसरा मोर्चा। हाँ, समय समय पर इसके नाम बदलते रहे, यानी तीसरा मोर्चा, संयुक्त मोर्चा, राष्ट्रीय मोर्चा, कभी संयुक्त प्रगतिशील मोर्चा। उस समय ज्योति बसु, एनटीआर, मुलायम सिंह, देवगौड़ा, चंद्रशेखर चौधरी, देवीलाल, बीजू पटनायक, जॉर्ज फर्नांडीज, लालू यादव, चंद्रबाबू नायडू चौधरी, अजीत सिंह जैसे नेताओं का अपने अपने क्षेत्रों में ठोस जनाधार और जलवा हुआ करता था। वर्ष 1989 से शुरू हुआ सिलसिला 2014 के चुनाव से पहले भी बरकरार रहा, लेकिन तब न नोमन तेल हुआ और न राधा नाची। 2019 में भी यही हाल रहा। इसके बावजूद भी आगे 2024 के चुनाव की तैयारी चल पड़ी है। हालांकि राजनीतिक गठबंधनों का इतिहास बताता है कि इनके बनते ही सबसे पहला मोर्चे के भीतर बैठे नेताओं के बीच खुलता है और सारे नेता प्रधानमंत्री बनने का सपना देखने लगते हैं। जनता पार्टी एक प्रकार का गठबंधन था, नहीं चला। जनता दल भी गठबंधन था। इसके अलावा राष्ट्रीय मोर्चा और संयुक्त मोर्चा भी गठबंधन थे जो साल डेढ़ साल से ज्यादा नहीं चले। नतीजा 1989 से 91 के बीच 2 सालों में 2 प्रधानमंत्री वीपी सिंह और चंद्रशेखर इसी मोर्चे ने दिए। इसके बाद संयुक्त मोर्चे में 1996 से 98 के 2 सालों के दौरान 2-2 सरकारें बनी, जिसमें पहले एचडी देवगौड़ा और बाद में आई.के. गुजराल प्रधानमंत्री बने। इसके बाद फिर राजनीति का परिदृश्य बदला और बीजेपी ने 13 से अधिक पार्टियों को लेकर बनाया राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन मोर्चा। यह गठबंधन आरंभ में तो उतना कामयाब नहीं रहा, क्योंकि मई 1998 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की घोषणा हुई, लेकिन 1 वर्ष के भीतर ये ढह गया। हाँ, इसके अगले साल इसके परिणाम बेहतर निकले और इस गठबंधन को पूरे 5 साल के लिए प्रधानमंत्री वाजपेयी के तहत सत्ता संचालित करने का अवसर मिला। इसकी कामयाबी देखकर कांग्रेस ने भी एक मोर्चा बनाया और नाम दिया संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन मोर्चा। इसके दम पर कांग्रेस ने मनमोहन सिंह को कुर्सी पर रखकर 10 साल शासन किया। फिर 2014 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन आगे बढ़ा और सरकार बनाई, लेकिन इसमें खास बात यह रही कि 2014 और 19 का चुनाव भले ही इस मोर्चे ने मिलकर लड़ा हो, लेकिन दोनों बार बीजेपी ने अपने दम पर पूर्ण बहुमत हासिल किया। अब फिर वही सवाल सामने आ गया कि अगर इस बार ममता को मुख्य विपक्षी दल सिर्फ इस आधार पर मान लिया जाए कि उसने बंगाल में बीजेपी को पटखनी दी, तो क्या वो कामयाब होगा? दूसरा, अगर ऐसा है तो इस लिहाज से तो केजरीवाल ने अपने दम पर 2 चुनाव जीते हैं। तो इसका जवाब यही है कि जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत महाराष्ट्र, कर्नाटक ऐसे राज्य हैं जहां ममता के पास सीट तो दूर, अभी जमीन पर पोस्टर चिपकाने वाले कार्यकर्ता तक नहीं है। हाँ, ममता सभी राजनीतिक पार्टियों के बागियों के लिए शरण स्थली या ठिकाना जरूर बन रही है, लेकिन इसे हम विकल्प नहीं कह सकते। दूसरा, ये सही है कि ममता बनर्जी शिकार पर निकली है और रास्ते में जो भी मिलेगा झोली भरती जाएगी। तभी ममता बनर्जी दिल्ली जाकर भी सोनिया गांधी से नहीं मिली, शरद पवार से मिलने मुंबई जाने वाली है, ताकि विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम को आगे बढ़ाया जा सके। हालांकि ये साफ है कि मोदी सरकार और बीजेपी से 2-2 हाथ करने से पहले ममता बनर्जी कांग्रेस को किनारे लगाने में जुट चुकी है और कांग्रेस ममता से अपने नेता बचाओ अभियान में लग चुकी है। लेकिन ममता की ये कामयाबी अभी सिर्फ पोस्टर, बैनर और मीडिया में दिखाई देगी। जमीन पर तो अभी ममता के अभियान पर गालिब का शेर सटीक बैठता है कि दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। दूसरा, बंगाल में इस चुनाव के बाद तृणमूल के कार्यकर्ताओं ने हिंदुओं पर जो हमले किए, जिस प्रकार के अत्याचार किए, जिसमें 7,000 महिलाओं से मोलेस्टेशन हुआ, घर लूटे गए, लोगों को दूसरे राज्यों में पलायन तक करना पड़ा, यानी ममता की छवि हिंदी भाषी राज्यों में कैसी है उसे भी अभी शायद लोग नहीं भूले। इस कारण माया एंजेलो ने एक बार कहा था, लोग भूल जाएंगे कि आपने क्या कहा, लेकिन लोग ये कभी नहीं भूल पाएंगे कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। खैर, देखते रहिए रंग दे बसंती।